स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है इसमें देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में संघ लोक सेवा आयोग को आज अच्छे से कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें पहले क्या दे रखा है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, इसमें देख लेते हैं। जैसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्या कि संघ लोक सेवा आयोग, आपको पता होगा संघ यहाँ पे लिखा है तो केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है, ये आपको पता होगा। पेन का 1 मिनट पॉइंट थोड़ा हल्का कर लूँ क्या, 1 सेकेंड। हाँ, हल्का हो गया। तो आपको पता होगा क्या है, केंद्रीय भर्ती अभिकरण है संस्था है, मतलब ये आप सबको पता ही होगा। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ये पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय क्यों है, क्योंकि इसका क्या संविधान में अनुच्छेद भी दिया रखा है और संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है, तो इसलिए क्या हो जाता है, संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय आपको पता होगा, जिनका भी संविधान में वर्णन दिया हुआ है वो संवैधानिक निकाय हो जाते हैं, क्योंकि इसका क्या गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया। और संविधान का कौन सा भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 23 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता हो गई, शक्तियाँ हो गई। कार्य के अलावा इसके संगठन और सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की जो भी चीज़ें हैं उसका वर्णन किया गया है। तो इसको देख लेते हैं संरचना क्या है संघ लोक सेवा आयोग की। संरचना के संबंध में देखते हैं तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और कौन, अन्य सदस्य जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे मैं पीटी लिख दे रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि इनकी जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पे भी मैं पीटी या प्रीलिम्स लिख दे रहा हूँ, ये भी क्या है 315 से 23 तक आर्टिकल ध्यान रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, और 14वां भाग ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया गया है, संविधान में इनके जो आयोग हैं, आयोग के सदस्य हैं, उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। इसको किसके ऊपर छोड़ दिया गया, तो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। तो राष्ट्रपति क्या करता है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, और साथ ही इनके अध्यक्ष और सदस्य की संख्या कितनी होगी वो भी निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। सामान्यतः क्या होते हैं इसमें 9 से 11 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के समेत, ठीक है। तो राष्ट्रपति इनकी संरचना का भी निर्धारण करता है, कितने सदस्य होंगे। राष्ट्रपति अध्यक्ष जो अन्य सदस्य उनकी नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा आयोग के सदस्य के लिए योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया संविधान में, एक प्रॉपर योग्यता नहीं दी गई है संविधान में कि इनके सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि क्या कि मान लीजिए लिख देते हैं क्वेश्चन में कि ये संविधान में वर्णित ये उपबंधों के अनुसार जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की योग्यता है और उसके लिए मिनिमम उम्र 35 साल होनी चाहिए या कहीं किसी अन्य संस्था में काम किया होना चाहिए, तो संविधान में ऐसा कहीं नहीं दिया गया। ये सब कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, योग्यता का उल्लेख नहीं है। आयोग के आधे सदस्यों को बताया गया है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के दिन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो, वह आयोग के सदस्य बन सकते हैं। आगे दिया है संविधान को राष्ट्रपति द्वारा, संविधान ने क्या किया, राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं सब निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया, तो राष्ट्रपति को दिया है। तो प्रेसिडेंट ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट क्या क्या करता है, इनके सदस्यों की जो संख्या है, क्या सदस्य संख्या भी निर्धारित करता है, ठीक है। सेवा शर्तें भी निर्धारित करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है। सेवा शर्तें जो भी होती हैं वो भी कौन निर्धारित करता है, तो प्रेसिडेंट ही करता है। और जो योग्यता का उल्लेख नहीं है संविधान में, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो क्या आयोग के सदस्य जो अध्यक्ष हो गए और सदस्य हो गए, पद ग्रहण जब मतलब पद जब से ग्रहण करेंगे तब से लेकर वो 6 वर्ष तक पद पे बने रहेंगे, और मैक्सिमम एज कितनी, 65 वर्ष की आयु तक का। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई मिनिमम एज डिसाइड नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल आयु दे रखी है, तो यहाँ पे कोई मिनिमम एज डिसाइड नहीं है। मैक्सिमम बता रखा है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या 65 वर्ष तक की आयु तक के अपने पद पे बने रह सकते हैं। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया है कि आगे दिया है इनमें से जो भी पहले हो क्या अपना पद धारण करेंगे तब तक के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का, वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। वो तो कोई भी हो, त्यागपत्र के माध्यम से अपना जो कार्यकाल है वो छोड़ सकते हैं। कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनके माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कार्यवाहक जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो 2 ऐसे जो दे रखी हैं कहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, ये 2 ठो, अगर ये 2 परिस्थितियाँ बनती है तो राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष या सदस्य को नियुक्त कर सकता है। पहली परिस्थिति दे रखी जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या दूसरी परिस्थिति है जब अध्यक्ष अपना काम में अनुपस्थित हो या और अन्य दूसरे कारणों से काम नहीं कर पा रहा हो, तब क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है।
कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कहीं काम करेगा जब तक कि जो नया अध्यक्ष है वो आ ना जाए, या जो अध्यक्ष अपना पूरा काम संभाल नहीं सकता लेता तब तक कि कार्यवाहक अध्यक्ष उसके रूप में कार्य करेगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। निष्कासन से संबंधी प्रावधान देख लीजिए यहाँ पे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं उनको निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन कौन सी परिस्थितियों में? परिस्थितियाँ दे रखी हैं, उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया या पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। और तीसरी परिस्थिति क्या दे रखी है? अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं है। तो इन 3 परिस्थितियों के आधार पर इसका निष्कासन किया जा सकता है किसके? अध्यक्ष और सदस्यों का, यूपीएससी के। इसके जो 3 का दे रखे हैं उसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो अध्यक्ष या सदस्य है उनको कदाचार के कारण भी हटा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है कदाचार के कारण भी हटा सकता है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं प्री लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति इन 3 कारणों के छोड़ दिया जाए तो कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। लेकिन वो ऐसा कब करेगा? ये कथन ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। किंतु वह ऐसा तभी कर सकता है कि ऐसे मामले में राष्ट्रपति क्या करे? जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है राष्ट्रपति को यह मामला। मतलब राष्ट्रपति अगर कदाचार के कारण अध्यक्ष या सदस्यों को हटा रहा है यूपीएससी के, तो उसके लिए जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजेगा। और उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देगा, जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति के लिए बाध्य होंगे। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर उच्चतम न्यायालय जांच करता है और पाता है कि यहाँ अध्यक्ष या सदस्य को हटाना चाहिए तो भी राष्ट्रपति बाध्य हो गया करने के लिए। अगर उच्चतम न्यायालय बोलता है जाँच के बाद कि अध्यक्ष और सदस्य को नहीं हटाना चाहिए तो भी राष्ट्रपति ये करने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया इस संदर्भ में? कदाचार जो है के बारे में संविधान क्या कहता है? कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि अगर अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाता है तो वो अगवा किन चीज़ों में संलिप्त पाए जाए तभी उनको कदाचार का दोषी माना जाएगा। पहला, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हों। दूसरा दे रखा है किसी निगमित कंपनी के सदस्य या कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार या लाभ के लिए भाग लिया हो तो क्या करेंगे? कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या? स्वतंत्रता। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कार्य करने के लिए इसको कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। तो स्वतंत्रता देख लेते हैं क्या क्या दिए। जैसे पहली दे रखा है यहाँ पे क्या? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो इनको राष्ट्रपति संविधान ने वर्णित आधारों के आधार पर, मतलब संविधान जो वर्णित आधार है उन्हीं के आधार पर हटा सकता है, ना कि अपने मन से। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए इनको पदावधि की सुरक्षा दे रखी है। दूसरा क्या है? अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें तो राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन उनको में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या? नियुक्ति, ये जो तय करता है सेवा शर्तें तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनमें क्या नियुक्ति के बाद क्या अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तो ये भी स्वतंत्रता होगी, इसके कार्य करने में स्वतंत्र रहेगा। आगे दिया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उनके वेतन भत्ते किस पे होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संघ और लोक जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष और सदस्य जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उनकी जो वेतन भत्ते पेंशन जो किसमें भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अतः इस पर संसद में मतदान भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन में सरकारी की नौकरी को पात्र नहीं होता है। तो कार्यकाल के बाद ये किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, उनके अधीन सरकारी नौकरी का पात्र नहीं होता है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष जो होंगे यूपीएससी के, वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन में सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होते। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब ये पुनः नियुक्ति के भी पात्र नहीं होते हैं। आगे जो दिया इसमें क्या? यूपीएससी का जो सदस्य होता है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग को अगर सदस्य मान लिया जाए, वो किसके लिए के लिए पात्र होता है? तो वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकता है या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष जो होगा वो ना तो राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार के अधीन किसी नौकरी के लिए पात्र होगा, और जो सदस्य होते हैं उसके अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो अन्य सदस्य होते हैं, जो अन्य सदस्य होंगे वो या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर राज्य लोक सेवा आयोग जो चलता है हमारा उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। उसके अलावा किसी और नौकरी के लिए पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा।
और साथ ही ये जो मान लीजिए एक बार वो अध्यक्ष बन गया तो दोबारा वो अध्यक्ष के लिए पात्र नहीं होता, इसलिए क्या पुनः नियुक्ति के भी पात्र नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सदस्य के लिए दोबारा पात्र नहीं होगा, अध्यक्ष दोबारा नहीं बन सकता है, तो पुनः नियुक्ति के भी पात्र नहीं होते हैं। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे कार्य दिए हैं क्या, तो देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन दिया है, तो यहाँ पे पीटी लिख लीजिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। प्रीलिम्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। प्रीलिम्स के लिए अगर कॉपी पेन लिए हो तो इसको कहीं से नोट करके रखते जाइए, ये पॉइंट जब प्रीलिम्स एग्जाम आएगा ना तो अच्छे से इसको याद होने चाहिए, इतने पॉइंट कम से कम। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन कौन से। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं या केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराता है, आपको पता होगा। आगे दे रखा है संघ लोक सेवा आयोग राज्य, 2 या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर को किसी ऐसी सेवाओं में जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हों, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना प्रवर्तन करने में सहायता करता है। तीसरा दे रखा है इसका कार्य क्या है, या किसी राज्यपाल से अनुरोध पर, अगर कोई राज्यपाल ऐसा अनुरोध करता है किससे, संघ लोक सेवा आयोग से, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है, कौन कौन से, इसके जो कुछ निजी प्रबंधन है आयोग के उससे संबंधित कुछ विषयों पर परामर्श देता है। कौन कौन से विषयों पर परामर्श देता है, तो सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर परामर्श देगा। सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति या प्रमोशन व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने पर सिद्धांतों के संबंध में भी क्या देगा, परामर्श देगा। सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने में प्रोन्नति, प्रमोशन या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। ये सब चीज़ें क्या है, यूपीएससी करता है। आगे दे रखा है भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय, इसमें कौन कौन से हैं, निंदा है, वेतन वृद्धि करने से इनकार करना है, पदोन्नति देने से इनकार करना, धन की हानि पुनः प्राप्ति, निम्न सेवा और रैंक में कमी करना, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, सेवा पद से हटाना, सेवा से बर्खास्त करना, ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके, भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करने वाले सभी अनुशासनिक विषय किसके पास आते हैं, तो इन संबंध में परामर्श कौन करता है, तो यूपीएससी करता है, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे दिया है सिविल, एक सेकेंड ये कहाँ आ गया, आगे दे रखा है क्या इसमें कि सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। नेक्स्ट है भारत सरकार के दिन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन का राशि का निर्धारण करना, इस संबंध में क्या देगा, परामर्श देगा। अल्पकालीन नियुक्ति, 1 वर्ष से अधिक तक की नियुक्तियों के नियमितीकरण से संबंधित विषय, सेवा का विस्तार, कुछ सेवा निवृत्त नौकरशाहों को पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले और कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषयों के संदर्भ में क्या देगा, ये यूपीएससी परामर्श देता है, ठीक है। आगे दिया है क्या कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामले में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि अगर ये जो मामले दिए हैं ऊपर जितने भी हमने पढ़े हैं, इन मामलों में अगर यूपीएससी से संपर्क नहीं करता है सरकार, तो असंतुष्ट सरकारी अगर नौकर वह क्या समस्या का जो होगा उसकी न्यायालय उसकी दूर नहीं कर सकता उसकी समस्याओं को। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः जो उपबंध है वो मार्गदर्शक है, ना कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष हो, बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग को क्या, संसद द्वारा जो संघ की सेवाएं उसका अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। साथ ही संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन में भी कार्य भी दे सकता है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। तो मतलब क्या, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, ये लाइन यहाँ पीटी संसद अधिनियम द्वारा क्या कर सकती है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे दिया है क्या कि संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष क्या करेगा, अपने कामों की रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई है
के कारणों को निम्नोक्त ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो एक चीज़, बस इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष इस रिपोर्ट को रखता है। यहाँ पे प्रीलिम्स लिख देता हूँ, पीटी में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति, ये यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति क्या करता है, उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामले संघ कैबिनेट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, कुछ सीमाएं दे रखी हैं। सीमाएं क्या हैं? निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कौन कौन से देख लेते हैं। पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के संबंध में जो मामले हैं वो किसके, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के क्षेत्र से बाहर है। सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए SC ST के दावों को ध्यान में रखने हेतु ये भी किसके, इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद, ग्रुप C DC सेवाओं जो पदों की चयनित संबंधी मामले वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते। आगे दे रखा है किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां, अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है तो ये भी किसके अंतर्गत नहीं आते, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नहीं किया जाता इन संबंध में। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा या पद के संबंध में नियमन बना सकता है जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होता है और संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। इतनी चीज़ें इसमें दी रखी हैं। भूमिका देख लेते हैं। भूमिका क्या है संघ लोक सेवा आयोग की। संविधान संघ लोक सेवा आयोग से आशा करता है, क्या ऐसा करता है कि भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी रहे। इससे तात्पर्य यह है कि प्रमोशन और अनुशासनात्मक विषय जो हैं पर संपर्क करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं, ग्रुप A B जो की सेवा है में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन, सेवाओं की में स्थिति, कैडर प्रबंधन आदि प्रशिक्षण जो भी है, इससे क्या, इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये सब चीज़ें इनको पढ़ने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ना ही प्रीलिम्स में आएगा ना मेंस में आएगा। अगर ये आपसे पूछ ले कि भूमिका थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा तो प्रीलिम्स के लिए जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया, मेंस के लिए पढ़ लिया, लेकिन ये भूमिका ज़्यादा कभी, क्योंकि इतने टाइम से मैं पेपर देख रहा हूँ यूपीएससी का, कि कभी पर्टिकुलर किसी एक संस्था के ऊपर उसकी भूमिका ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ध्यान यहाँ पे रखना है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे 315 क्या बताता है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाएं हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हो चाहे SPSC मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों का अनुच्छेद कौन सा है, तो 315 है। 316 क्या, सदस्यों की जो नियुक्ति और कार्यकाल है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद है, 316। 317 अनुच्छेद क्या बताता है, संघ लोक सेवा जो आयोग है उसके सदस्यों की बर्खास्ती और निलंबन से संबंध रखता है। 318 क्या, आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति बताता है। 19 क्या, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने के लिए लोक सेवा आयोग के कार्य। 21 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। 22 लोक सेवा आयोग के जो खर्च हैं। 323 क्या है, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रतिवेदन किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इतनी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं आप। तो ये इतने आर्टिकल जरूर ध्यान रख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, और बाकी जहाँ जहाँ पे मैंने प्रीलिम्स लिखा है वो जरूर ध्यान में रखिएगा उतनी चीज़ें, ठीक है। तो लेक्चर हमारा आज का ये ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।